न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन शहर का एक 7 मंजिला घर। इस घर के एंट्रेंस पे दर्जनों नकली आंखें फ्रेम करके लगाई गई हैं। अंदर जाते ही बीच हॉल पे एक अजीब सा स्कल्पचर लटक रहा है, एक दुल्हन का स्कल्पचर। ऑफिस में एक प्रिजर्व टाइगर रखा हुआ है। उसी ऑफिस के एक शेल्फ पर लॉलिता की फर्स्ट एडिशन, जिसमें एक एडल्ट आदमी एक माइनर के अब्यूज़ करता है। ये कोई फिल्म का सेट नहीं था, ये घर था जेफरी एप्स्टीन का। इसी घर पे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग डिनर करने आते थे। बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिली के मेंबर्स। वो यहाँ बैठते थे, हंसते थे, खाना खाते थे और उन्हें पता भी नहीं होता था कि वो सीक्रेटली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बेडरूम में भी कैमरास और कुछ स्टेटमेंट्स के मुताबिक तो बाथरूम में भी। एक बार किसी ने एप्स्टीन से पूछा था, Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. कौन था ये आदमी? ये कोई बिलियनियर नहीं था, ये ब्रुकलिन के एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ इंसान है। उसने कॉलेज कंप्लीट नहीं की, कोई डिग्री नहीं था, पर मैथ्स में काफ़ी होशियार था। फिर भी समहाउ मैनहट्टन के एक एलीट स्कूल का वो मैथ्स टीचर बन गया। वहाँ से वॉल स्ट्रीट एंड फिर बिलियनियर क्लाइंट्स एंड फिर मिली उसे अल्ट्रा रिच सर्कल में एंट्री। उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था लेस्ली वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट का फाउंडर। लेस्ली ने बस उसे हायर नहीं किया था, उसने अपनी सारी जायदाद का पावर दिया था। सोचो, एक बिलियनर अपने पूरा पावर एक ऐसे इंसान को देता है जिसके पास एक फॉर्मल डिग्री तक नहीं है। फिर क्या था, यहाँ से उसने बेशुमार पैसा कमाया। मैनहट्टन में एक 7 मंजिला मैंशन 971 स्ट्रीट में, पाम बीच एस्टेट, प्राइवेट जेट और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। एक ऐसी आइसोलेटेड जगह जहां हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेट डॉक्स, कंट्रोल्ड एक्सेस और सालों तक वहां जो हुआ वो बाहर कभी नहीं आया। 2005 में पाम बीच के पुलिस को एक कंप्लेंट मिलती है। एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि उनकी बेटी को मसाज जॉब के नाम पर बुलाया गया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। धीरे धीरे और लड़कियां सामने आने लगी। ये एलिगेशंस डिस्टर्बिंगली सिमिलर थे। वहाँ सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं, वहाँ लड़कियों को बोला जाता था और लड़कियों को लाने के लिए कैश में पेमेंट्स होते थे। प्रेशर हमेशा बना रहता था उन पर और रेफरल सिस्टम बहुत सॉलिड था। ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं लग रहा था, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। केस फेडरल लेवल तक पहुंचती है और 2008 के कंट्रोवर्शियल प्ली डील में ये सारे फेडरल चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं। सिर्फ एक स्टेट चार्ज, 18 महीने की सेंटेंस और 13 महीने सर्व किए जाते हैं। वर्क लीज भी अलाउड था। विक्टिम्स को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। बाद में जज ने कहा ये विक्टिम राइट्स का वायलेशन था, पर तब तक डैमेज हो चुका था और एप्स्टीन जेल से बाहर आकर फिर से अपने सोशल सर्किट में दिखने लगा। ये सब देखकर बस एक ही सवाल उठता है, कैसे? 2019 में एक FBI रेड में FBI को हार्ड ड्राइव, सीडीज एंड स्टोरेज डिवाइसेस मिलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ डिस्क्स लेबल्ड थे। ऑफिशियली कोई भी क्लाइंट लिस्ट रिलीज नहीं हुआ था, बट यहाँ से स्पेकुलेशंस स्टार्ट हुई। क्या एप्स्टीन पावरफुल लोगों को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था? क्या इन्फॉर्मेशन ही उसकी असली पावर थी? ब्लैकमेल ऑफिशियली कभी प्रूव नहीं हुआ, पर डाउट अब भी था। 6 जुलाई 2019 में एप्स्टीन फिर अरेस्ट हो जाता है, इस बार फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर। बेल भी उसे इस बार डिनाई कर दी जाती है। सबको लगा अब सब सच सामने आएगा। फिर आता है वो एक दिन, एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड घोषित कर दिया जाता है। ऑफिशियल रूलिंग के हिसाब से ये एक सुसाइड था, लेकिन यहाँ आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। कैमराज रिपोर्टेडली मैल फंक्शन कर रहे थे, गार्ड्स रिक्वायर्ड चेक्स मिस कर गए, सुसाइड वॉच तक हटा दिया गया था। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में जेल फेलियर्स कंफर्म किए गए हैं। यहाँ से पब्लिक दो तरफा डिवाइड होगी। कुछ लोग इसे ऑफिशियल वर्जन मानते हैं और कुछ लोग नहीं। उसके कुछ ही दिन बाद ये एक लाइन पब्लिकली वायरल हो जाती है, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। ऑफिशियली स्टोरी खत्म, बट पब्लिक अभी भी क्वेश्चंस की डिमांड कर रही थी। एप्स्टीन की क्लोजेस्ट एसोसिएट ग्लेन मैक्सवेल लड़कियों के रिक्रूटमेंट और ग्रूमिंग चार्जेस के लिए कन्विक्ट पाई जाती है। 2022 में उन्हें 20 साल की सेंटेंस मिलती है। सबसे शॉकिंग बात यहाँ ये है कि अब तक के हाई प्रोफाइल कन्विक्शन में सिर्फ 2 लोगों का नाम सामने आता है, एप्स्टीन और मैक्सवेल। बाकी और कई पावरफुल लोगों के नाम यहाँ सामने आए। मीटिंग्स डॉक्यूमेंट हुई, ईमेल्स डॉक्यूमेंट हुए, लेकिन क्रिमिनल कन्विक्शन एक भी नहीं। और यही चीज़ इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है।
फ्लाइट लॉग्स में कुछ नाम सामने आए, ईमेल्स में कुछ नाम सामने आए, जैसे बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, यहाँ तक कि इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी तक उनके साथ ईमेल्स एक्सचेंज करते थे। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी नाम यहाँ काफ़ी बार मेंशन किया गया है। इनका कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन एविडेंस नहीं है, पर इनका थर्ड पार्टी मेंशन ज़रूर है उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, श्री हरदीप सिंह पुरी। नाम आना और क्राइम प्रूव होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, पर इतने बड़े कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर के साथ नाम जुड़ना, एक्सेस होना, ये काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है। इससे आता है एक सबसे बड़ा सवाल, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसके पास एक फॉर्मल डिग्री तक नहीं, कैसे ग्लोबल एलिट्स के साथ डिनर करता है, कैसे हर पार्टी में इनवाइट होता है कन्विक्शन के बाद। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक्सेस था, ये कनेक्शंस थे, या रेपुटेशन बचाने का डर, और शायद इंफॉर्मेशन लीक का भी। एप्स्टीन फाइल्स की हज़ारों डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली रिलीज हो चुकी हैं, कुछ इरेडिकेट एंड कुछ अब तक सील्ड है, बट कंप्लीट पिक्चर अभी भी इनकम्प्लीट है। आज जेफरी एप्स्टीन मर चुका है ग्लेन मैक्सवेल जेल में, पर सिस्टम जैसे का तैसा। ऑफिशियली रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो केस क्लोज्ड है, पर पब्लिकली वो आज भी ओपन है, और कभी कभी तो वो पूरा खुलकर सामने भी नहीं आता। आई होप आपको ये जेफरी एप्स्टीन की केस स्टडी काफ़ी अच्छी लगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं मुझे क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी सेकंड वीडियो है। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ दैट आर कमिंग अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।